वालेकुम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है रिलेटेड टू एंडोमेट्रियम यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है जी। अच्छा, दिस इज टॉपिक जो कि आपके एमसीक्यूज में आता है, जो आपके एमसीक्यूज वाइवा में आपसे पूछते हैं, बिकॉज हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा आर समवॉट लिंक्ड। मैंने अभी आपको पिछली हाइपरप्लेजिया वाली वीडियो में बहुत डिटेल में हर चीज़ बताई है कि किस तरह से हाइपरप्लेजिया होता है, और हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया कार्सिनोमा में भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, बातें बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज सारी जो बातें आप एंडोमेट्रियम में अभी तक पढ़े ना शुरू से, वही है। मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताई थी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में, तब भी मैंने एक ही बात आपसे की थी कि एंडोमेट्रियम में एक्सेसिव उसकी जो फॉर्मेशन है वो ईस्ट्रोजन के एक्सेस की वजह से होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम में की ग्रोथ कराने का रिस्पॉन्सिबल है। तो ईस्ट्रोजन जितना ज्यादा होगा उतनी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ज्यादा होगी। ग्रोथ ही ज्यादा हो तो मतलब ये कि हाइपरप्लेजिया ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स है, ग्रोथ को ही हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ दो तरह से वैसे तो हो सकती है, हाइपरट्रोफी भी हो सकती है हाइपरप्लेजिया में, लेकिन यहाँ पर हाइपरप्लेजिया यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है। जितना ईस्ट्रोजन ज्यादा उतनी ग्रोथ ज्यादा। अब वो ग्रोथ हमारे पास एक हद तक थोड़ी सी ज्यादा हुई, फिर एंडोमेट्रियम शेड ऑफ कर गया, ब्लीड हो गया, वो तो बात खत्म हो गई अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में। फिर वो ग्रोथ ज्यादा हुई लेकिन ब्लीड नहीं हुआ, लेकिन सेल्स नॉर्मल थे, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कंसिडर किया हमने। अब हुआ ये कि ग्रोथ हुई ज्यादा, सेल्स भी अब नॉर्मल है और इन्वेजन भी हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमारे पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है उसकी प्रेवलेंस ज्यादातर ओल्ड एज में, अब 55-60 ईयर्स की जो फीमेल होती है, स्पेशली जो पेरीमीनोपॉजल एंड पोस्ट मीनोपॉजल यानी मीनोपॉज के आसपास या मीनोपॉज के बाद का पीरियड होता है, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग द फर्टिलिटी एज उसमें ये काफी कम होता है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप हो। दो टाइप्स में हमने इसको, इसकी हिस्टोलॉजी भी और इसकी जो कॉजेज हैं उन हिसाब से भी हमने इसको डिवाइड कर लिया, एक एंडोमेट्रियोइड टाइप, दूसरी सीरस टाइप। ठीक है, दोनों को मैं अलग अलग आपको सब कुछ बता दूंगी। एंडोमेट्रियोइड टाइप जो है, सबसे पहले आपने वही बातें याद रखनी है जो हाइपरप्लेजिया में मैंने आपको बताई थी। मैंने अभी आपको फिर से एक बात बता दी कि ईस्ट्रोजन का एक्सेस ना एंडोमेट्रियोइड के साथ रिलेटेड है सारा सारा। सीरस बिल्कुल एक अलग कहानी है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम हाइपरप्लेजिया की कंटिन्यूएशन में बात कर रहे थे ना, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसको होता है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बन सकता है। तो जो हाइपरप्लेजिया से कार्सिनोमा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ कार्सिनोमा होता है। ठीक है, 80% यही है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ 15% है जो सीरियस टाइप है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा है। तो हमारे पास जो इसके रिस्क फैक्टर्स है वो वही है जो हमने हाइपरप्लेजिया में पढ़े थे। क्या थे? सबसे पहले ओबेसिटी। ठीक है, रिस्क फैक्टर तो ये होता है ना कि जो कि आपका प्रेजेंट हो सकता है बॉडी में विदाउट कॉजिंग एनी स्पेशल डिजीज। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में हमारा ओबेसिटी था, मैंने आपको इसका सारा पहले भी बता दिया कि एडिपोज टिश्यू है, ओबेसिटी में ज्यादा एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा, तो जो स्टीरॉइड के प्रिकर्सर्स हैं जिनने नॉर्मली ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनना था, एडिपोज टिश्यू ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है कि वो स्टेरॉइड के प्रिकर्सर्स ईस्ट्रोजन बनने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात मैं तीसरी दफा रिपीट कर रही हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा से डिटेल में नहीं रिपीट करूंगी। तो ओबेसिटी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है? वेसल्स की नैरोइंग होती है, हाइपरलिपिडीमिया यानी लिपिड का एक्सेस डेवलप होने लग जाता है। डायबिटीज हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज वाइड स्प्रेड मेटाबॉलिज्म में खराबी होगी। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और स्मोकिंग और अल्कोहल तो हमेशा ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कॉजेज क्या है? सारे सेम है जो हाइपरप्लेजिया के थे। अब जो मैंने आपको एक निमोनिक आप याद कर लें, ताकि आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ग्रोथ में भी लिखना है, हाइपरप्लेजिया में भी लिखना है, और एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा में भी लिखना है, तो आपको आराम से हो। ए ई ओ ओ। ठीक है, ए ई यू, ए ई ओ ओ सिंपल सा है। सबसे पहला ए से क्या है? एन ओव्यूलेटरी साइकिल। एन ओव्यूलेटरी साइकिल मैंने आपको कहा था कि मतलब ये है कि हमारे पास ओव्यूलेशन नहीं हो रही। ओव्यूलेशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जो है उसने सिक्रीट होना था, वो नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा? ईस्ट्रोजन एक्सेस होता जा रहा है, एलएच नहीं सिक्रीट हो रहा, क्योंकि सबसे कॉमनली पेरीमीनोपॉजल पीरियड यानी मीनोपॉज के आसपास का जो टाइम होता है उसमें आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एलएच नहीं सिक्रीट हो रहा होता। हमारा जो ईस्ट्रोजन है वो एक्सेसिव होता जाता है, और ये कार्सिनोमा डेवलप हो सकते थे। ठीक है, पहले ए से एनोवुलेटरी साइकिल, फिर हमारे पास जो ई है, इससे हमारे पास आती है कि ईस्ट्रोजन थेरेपी। कोई भी हमने ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर मतलब ड्रग की फॉर्म में हमने ईस्ट्रोजन दी थी और हमने उसको बैलेंस नहीं किया, वो ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास ओ से हमारी जो तीसरी बात आती है, मैं वही वाली बात कर दी थी पहले कि ओवरी का कोई भी कॉज है। ठीक है, ओवरी का आपको पता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरी की कोई ट्यूमर है। और आखिरी ओ से ओबेसिटी। ओबेसिटी मैंने रिस्क फैक्टर में भी कहा है, यहाँ भी कहा है, क्योंकि बहुत कॉमन है, कर सकते हैं। तो ए ई ओ ओ यही आप एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में लिखेंगे, डिसफंक्शनल यूट्राइन जो हमारा था सिंड्रोम, यही आप चीज हाइपरप्लेजिया में लिखें, यही ए ई ओ आप जो है लिख दें, यहाँ पे आराम से काम हो जाएगा। एनोवुलेटरी, ईस्ट्रोजन, ओबेसिटी, ओवरी, बस दैट्स इट। ठीक है, यही इसके कॉजेज हैं।
और दूसरा हमारे पास जो मैंने भी आपको कॉज बताया था कि ट्यूमर बन सकता है, ट्यूमर का यानी कार्सिनोमा, कोई भी जो कार्सिनोमा होता है उसकी एक कॉज हमेशा जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो हमारा एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को रोकता है, दैट इज P10, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है ना इस सेल में, तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को नहीं रोकेगा, तो एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ कार्सिनोमा ना, ये बहुत कॉमनली इसकी वजह से हो सकता है। हाइपरप्लेजिया भी इससे डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी हाइपरप्लेजिया वाली कॉजेज आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो सीरस टाइप है ना, सीरस टाइप इससे डिफरेंट है, हिस्टोलॉजिकली भी वो आगे हम बात करेंगे और कॉज के हिसाब से भी। इसकी कॉज में इनमें से किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका हाइपरप्लेजिया से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी कॉज सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन है। और वो कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन है? हमारे पास एक और ट्यूमर सप्रेसर जीन होता था TP53। आपने इतने नियोप्लेजिया में इसको बहुत दफ़ा देखा होगा, पढ़ा होगा, ये MCQs में बहुत आता है। TP53 जो जीन है ना, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का मतलब होता है कि ये वो जीन्स होते हैं हमारे नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो जब भी देखते हैं कि सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी उसे फौरन रोक देते हैं। अगर यही खराब हो जाए तो फिर सेल्स की चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं होती और फिर सेल्स ग्रो करते हैं। तो इसकी म्यूटेशन है वो सीरस कार्सिनोमा करती है। सीरस इज अ वेरी एग्रेसिव टाइप ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ये लेस एग्रेसिव होता है। तो एंडोमेट्रियोइड हो गया, ये सीरस हो गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये जो सीरियस टाइप है। अच्छा, उसके बाद मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमारे में इन दोनों में ज़रा सा डिफरेंस है। जो एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ कार्सिनोमाज होते हैं ना, इनमें आपकी जो सेल्स बन रहे हैं, ज़ाहिर जो कार्सिनोमा बन रहे हैं उसमें किसी भी एक किस्म के सेल्स बन सकते हैं। उसमें हो सकता है स्क्वेमस सेल्स बनने लग जाए, मतलब स्क्वेमस सेल की फॉर्म में वो आ जाए, हो सकता है वो ग्लैंड्स के टफ्ट्स बनाने लग जाए, हो सकता है म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स आने लग जाए। तो मतलब उसकी जो हम पिक्चर देखते हैं उसमें हमारे पास इनमें से कोई एक तरह की डेवलपमेंट सेल्स की होने लग जाती है। और इसकी जो इन्वेजन है वो रीजनल लिम्फ नोड्स तक जरूर जाती है। किस तरह से कि ये जाता है, और एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम में तो आपको पता है ना इतनी ज़्यादा कोई नहीं होती लिम्फेटिक से ब्लड वेसल्स, लेकिन मायोमेट्रियम रिचली सप्लाइड होती है वेसल्स से। तो ये इसके सेल्स जो है मायोमेट्रियम में इन्वेड करते हैं। मायोमेट्रियम की वेसल्स में जब पहुंचते हैं तो वहाँ से वो फिर आपके ब्लड या लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए दे कैन स्प्रेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। लेकिन जो हमारी सीरस टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है, जो कि वेरी मच एग्रेसिव ट्यूमर है, इसकी मॉर्फोलॉजी में भी फाउंड कोई बहुत ज़्यादा खराबी हमें नज़र आती है। एक जनरल ओवरव्यू देखें तो टफ्ट्स ऑफ ग्लैंड्स ऐसे नज़र आते हैं हमें सारे एंडोमेट्रियम में। पहले भी इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुई होती है तो ग्लैंड्स के हमें बेतहाशा टफ्ट्स नज़र आते हैं। और एटिपिया जो सेल्स का, यानी सेल्स की जो अपनी शेप, साइज, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो और इस सब में जो एब्नॉर्मैलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फैलता है ये आपका ब्लड और लिम्फ नोड के जरिए बहुत जल्दी फैल चुका होता है, और इसकी जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। दोनों की जरा मैं आपको पिक्चर दिखा के भी कंपैरिजन आपको बताती हूँ एंड में, ठीक है। बस अभी इसके बाद में बता दूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनकी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इस तरह मैं बताऊँगी तो उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। याद जो आपने बात रखनी है ना इनमें से, एक तो ये AU, ये तो वैसे आपको याद रह जाएगा, और वो TP53 जीन्स जो है कि इसमें P10 है, हाइपरप्लेजिया में भी 10 है, और इसमें TP53 है, और TP53 ही इसकी एक कॉज है। ये लाजमी याद रखना है। मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर में भी आपको दिखा देते हैं क्लिनिकली पेशेंट्स प्रेजेंट कैसे करते हैं। जो पेशेंट प्रेजेंट करती है वो ज़्यादा मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज पेशेंट्स होती है, मोस्टली पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट्स होती हैं, या पेरी मीनोपॉज में होंगी या पोस्ट होंगी। पोस्ट होंगी तो जाहिर सी बात है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ ही प्रेजेंट करेगी, कि यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकती है। उसके बाद फिर जब हम चेक करते हैं तो हमें बायोप्सी वगैरह करनी पड़ती है, एंड देन वी सी के कितना मेटास्टेसाइज किया हुआ है। इसकी जो सीरियस टाइप है स्पेशली, उसका तो आपका प्रोग्नोसिस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंडोमेट्रियोइड टाइप का फिर बेहतर है थोड़ा। तस्वीरें देख लेते हैं ज़रा एंड देन विल एंड दिस। अच्छा गाइज, ये हमारे पास जो पहली पिक्चर है ना, ये एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम की है, क्योंकि मैंने कहा आपको पहले एक नॉर्मल दिखा दूं ताकि आपको याद आ जाए और फिर आप जो है वो पैथोलॉजी को समझ सकेंगे, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम में क्या, ये जो सबसे कोने कोने पे आपको नजर आ रही है, ये इसका लाइनिंग एंडोथीलियम है, दैट इज सिंपल कलमनर एपिथीलियम, ठीक है जी। उसके नीचे ज़रा सा आपको लेमिना प्रोप्रिया की एक लेयर होती है, वो भी थोड़ी सी होती है। उसके बाद ये जो बाकी सारे एंडोमेट्रियम है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा आपको नजर आ रहा है बिकॉज ये हमने सिक्रीटरी फेज में दिखाया है। सिक्रीटरी फेज वो फेज होता है जिसमें आपका एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम ग्रोथ हुई होती है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके मेंसेस जब शुरू होते हैं तो ये सारा शेड ऑफ हो जाता है। तो इस सारे में, बाकी सारे में क्या है आपका, बाकी में जो आपको डायलेटेड वाइट एरियाज, मतलब ये वाले जो नजर आ रहे हैं सारे ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स के बीच में स्ट्रोमा है सारा। ये जो मतलब बाकी पर्पल एरियाज जितने आपको नजर आ रहे हैं सारे में, दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता है किसी भी चीज़ का सपोर्टिव स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये जो वाइट एरियाज हैं बीच में, विच आर ऐसे कर्व से, ये सारे ग्लैंड्स हैं, एंड दिस इज द फेज जिसमें एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम ग्रोथ है। दिस इज नॉर्मल। अब आप ये देखिएगा, ये एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ कार्सिनोमा है, एंडोमेट्रियम में जो डेवलप हुआ है। अब इस कार्सिनोमा की आप पिक्चर देखें कि इसमें आपका लाइनिंग एपिथीलियम बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। वहाँ कितना डिफाइंड था,
ग्लैंड्स को, ये सारा जो है ना, ये सब एबनॉर्मेलिटी है। ये मतलब आपका जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम था वो नीचे दब चुका है, ये उसके ऊपर ग्रोथ हो रही है। किस तरह से आपके ग्लैंडुलर फॉर्म भी, ये देखिए जो वाइट एरियाज जिसमें खाली स्पेसेस होती है ना, ये म्यूसिन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। ये जो आपको छोटे नजर आ रहे हैं गोल गोल, ये म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं सारे। और दीज आर द एबनॉर्मल, देखिए किस तरह टफ्ट्स की, टफ्ट तो नहीं है लेकिन यू पिट्स हल्की हल्की बनी हुई है। तो दिस इज ऑल द एबनॉर्मेलिटी विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। और अब आप ये देखें ज़रा इंतहाई भयानक तस्वीर सीरस टाइप ऑफ कार्सिनोमा की। इसमें आपको कोई बात समझ आ जाए तो आप बताएं। सब कुछ ऐसे डिफ्यूज़ हुआ हुआ है, सारा कुछ ख़राब हुआ हुआ है। लाइक आप देखें कोई ग्लैंड जैसे आपको सही नज़र ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी आपकी जो लाइनिंग एपिथेलियम है, मतलब सेल्स में इतना ए टिपकी है दैट यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि कौन सा सेल टाइप कहाँ पे है। ये इस कदर ख़राब सिचुएशन होती है, ठीक है। तो सीरियस टाइप ऑफ कार्सिनोमा में ये होता है कि आपको सेल टाइप वहाँ पर एटलीस्ट हमें पता तो चल रहा था कि ये गोल जो छोटे वाले हैं म्यूसिन सेल्स हैं, जो बड़े वाले हैं वो हमारे ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पर तो हमें सेल टाइप समझ ही नहीं आती। दिस इज़ द सीरियस टाइप ऑफ कार्सिनोमा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। कोई भी बात किसी को नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने अच्छे से करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी। थैंक यू।